Hello everyone, welcome to our channel. We are going to continue the series of Insight Eyes Daily Current Affair of 9th of November 2020. The topics that we are going to discuss today, there are 5 topics that are from the mains point of view and there are 2 topics that are from the prelim specific. And before starting this lecture, there is an announcement that we are going to start the Vision IS, just a minute, Vision IS का जो PT 365 होता है मेंस का, ठीक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नियरली दिस वीक में उसके जो कुछ वीडियोस हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और इसको डाउनलोड करने की भी जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है, जब ये वीडियोस डिस्कस होंगे, ठीक है। मोस्टली इस वीक में हो जाएगा स्टार्ट। एंड 365 जो है PT 365 का एक मेन जो हम बोल सकते हैं उसका बेनिफिट क्या रहेगा, आपको जो पूरे साल में जितने भी करंट अफेयर आए उसका एक प्रॉपर जो है एनालिसिस मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इस साल में भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा, अगर आप नेक्स्ट ईयर भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी आपको जो है आइडिया आ जाएगा कि लास्ट ईयर में क्या क्या हुआ था, ठीक है, क्या क्या न्यू चेंजेस आए थे। इस तरीके से ये जो PT 365 मीन्स का विजन का जो कंपाइलेशन का हम जो वीडियोस बनाएंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा, ठीक है। सो कुछ ही टाइम में अपलोड हो जाएगा, तो आप ये जो वीडियोस है ज़रूर देखना, ठीक है। एंड चलो आज का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट न्यूज़ GS2 पेपर से है, ठीक है, जो टॉपिक कवर करते हैं इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ अ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियाज डायस्पोरा, ठीक है। तो न्यूज़ क्या है, वाई देयर आर आर्म क्लैशेस इन इथोपिया टिग्रे एंड व्हाट इट मीन्स फॉर द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो रिसेंटली कंटेक्स्ट देखा जाए न्यूज़ का तो क्या हुआ है, जो यूटोपिया है, ठीक है, मोस्टली वहाँ पे एक सिविल वॉर हो रहा है, ऐसा ब्लिंक हुआ है। दैट इज़ क्या हुआ है वहाँ पे ना, जो यूटोपिया के नॉर्थ में एक रीजन है टिग्रे रीजन, ठीक है, वहाँ पे ना डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुई है, ठीक है, डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुई है, जिसके वजह से ऐसा माना जा रहा है कि दिस कैन बी ब्लिंक ऑन अ ऑफ अ सिविल वॉर इन अ इथोपिया, ठीक है। अभी कुछ बैकग्राउंड देखा जाए, ठीक है, इथोपिया के रिलेटेड, तो इथोपिया का जो फेडरल सिस्टम है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इथोपिया फेडरल सिस्टम इस तरीके से है कि वहाँ पे जो 10 रीजन है सिग्निफिकेंट, उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। द कंट्री अलाउज द 10 रीजन सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी, ठीक है। इनको ऑटोनॉमी इस तरीके से दी है कि उनका उनका ओन पार्लियामेंट रहेगा, खुद का एक पार्लियामेंट रहेगा, उसके साथ साथ उनको उनकी खुद की सिक्योरिटी फोर्सेस रहेंगी, ठीक है। जितने भी 10 यहाँ पे ऑटोनॉमस जो रीजन्स है, ठीक है, उनकी खुद की सिक्योरिटी फोर्स इंक्लूडिंग हैविंग देयर ओन पार्लियामेंट एंड दे ऑल्सो हैव द राइट टू द रेफरेंडम फॉर द इंडिपेंडेंट रूल, ठीक है। ये एक आइडिया हो गई इथोपिया के बारे में, ठीक है। आपको यहाँ पे इस फिगर में दिखा देती हूँ, ठीक है। इथोपिया का ये रीजन है, ठीक है, जहाँ का उसका कैपिटल अगर देखा जाए तो आदिस अबाबा उसका कैपिटल है, ठीक है। इथियोपिया के जस्ट नॉर्थन पार्ट में ये रीजन है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, ठीक है। अब देख यहाँ पे इस मेन न्यूज़ का अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए क्या, तो इथोपिया में जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, इथोपिया के नॉर्थन साइड में जो रीजन है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, तो उसके वजह से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रीजन में क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है, यही है इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट, ठीक है। अभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रीजन जो है मैं आपको दिखा देती हूँ इस मैप में, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लू कलर से मार्क्ड है, ठीक है, यहाँ पे जैसे मेंशन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रीजन है, ठीक है। तो इसमें कौन से पार्ट इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड पार्ट है सोमालिया, इथोपिया, जिबूटी एंड इथेरिया, ठीक है। ये 4 जो पार्ट्स है वो इंक्लूडेड है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रीजन में, ठीक है। आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ इसको याद रखने के लिए, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से प्लेस इंक्लूडेड है, तो सीड, ठीक है, SEED, ठीक है, सीड्स दैट इज बीज जो होता है, ठीक है। तो उससे आप याद रख सकते हो, जैसे S स्टैंड फॉर सोमालिया, E फॉर इथोपिया, E फॉर इथेरिया एंड D फॉर जिबूती, ठीक है। इस तरीके से आप इसको एक शॉर्ट फॉर्म बता दिया मैंने, आपको याद रखने के लिए आसानी होंगी, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से कंट्रीज इंक्लूडेड है, ठीक है। अब देखते हैं कि अभी जैसे मैंने बोला कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुई है इस रीजन में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये बाकी भी रीजन्स आते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो मेंशन है, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रीजन है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर पाएंगे क्या हॉर्न ऑफ अफ्रीका को, ठीक है। सॉरी, ये जो 4 रीजन्स है इथेरिया, इथोपिया, जिबूटी एंड यहाँ पे डाउनवर्ड जो है सोमालिया, ठीक है। तो ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रीजन है, ये इस पे जो वॉर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रीजन है वहाँ पे कुछ इम्पैक्ट हो पाएगा क्या, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर
इथरिया जो है मे बी हार्डली हिट ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी इन द टिग्रे, ठीक है। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे ये रीज़न है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं इथरिया को बहुत ज़्यादा है, हम बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट हो सकता है। सेकेंड क्या है यहाँ पे पॉइंट, इफ द वायलेंस एंड द कॉन्फ्लिक्ट स्पिल आउट ऑफ द इथोपिया बॉर्डर, ठीक है। अगर वायलेंस इथोपिया बॉर्डर को क्रॉस करता है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रीजन है वो भी डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे और एक पॉइंट जहाँ पे यूएस और चाइना का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मेंशन है कि यूएस और चाइना का जो सेवरल जो है काफ़ी सारे जो स्ट्रैटेजिक मिलिट्री बेस है इस रीजन में, ठीक है, और मोस्टली क्लोजेस्ट है टू द जिबूटी, ठीक है। इफ दिस मिलिट्री बेस वेयर टू बी इम्पैक्टेड बाय द डिस्टर्बेंस इन एनी वे इट मे कॉज अ फॉरेन पावर टू गेट अ मिलिट्री इन्वॉल्व इन द रीजन एंड द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली जिबूटी के पास में ही काफ़ी ज़्यादा जो है चाइना और यूएस के मिलिट्री बेस है, ठीक है। अगर इनका जो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अगर एक्सटेंड होता है बाकी सारे रीजन में और कहीं ना कहीं अगर वो मिलिट्री बेस जो है वहाँ पे हार्म करता है, ठीक है, वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस कॉज करता है, तो एक फॉरेन पावर, ठीक है, जहाँ पे मिलिट्री इन्वॉल्व होंगी, इस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक बिग कॉन्फ्लिक्ट को अराइज हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रीजन भी इफेक्ट होगा, अगर जो मिलिट्री बेस है वहाँ पे कुछ इम्पैक्ट हुआ तो पूरा जो है एक फॉरेन पावर विद द हेल्प ऑफ अ मिलिट्री इन्वॉल्व, ठीक है। इस तरीके से एक जो वॉर है, एक कॉन्फ्लिक्ट है वो इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये फर्स्ट न्यूज़ जो थी, ठीक है, वाई देयर इज आर्म क्लैशेस इन इथियोपिया टिग्रे एंड व्हाट मीन फॉर द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर ली। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, ठीक है। व्हाट डज प्रेसिडेंट इलेक्ट जॉन बिडेन मीन फॉर इंडिया इट्स रिलेशनशिप विद द यूएस, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि अभी जैसे यूएस के न्यू प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट हो गए हैं, ठीक है, उनका अभी इंडिया के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं अभी काफ़ी टाइम से यूएस और इंडिया के बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ ट्रेंडिंग में थी ही, ठीक है, जैसे कि कॉर्ड ग्रुपिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद जो काफ़ी सारा जो चाइना को काउंटर करने के लिए जो यूएस के न्यू मेजर्स है, इसके वजह से जो यूएस है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में तो था ही, और उनका भी इलेक्शन हुआ है, ठीक है। अभी ट्रम्प के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस आएंगे इंडिया के साथ, उनकी रिलेशन कैसी होंगी, ठीक है, ये जो है टॉपिक पढ़ना हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी जो न्यूज़ में हम ना सारा कवर करने वाले हैं, ठीक है। देखा जाए तो जो डेमोक्रेट पार्टी है, ठीक है, वहाँ की जॉन बिडेन वो डिक्लेयर हुए हैं एज अ विनर, ओके, यूएस प्रेसिडेंट 2020। और जॉन बिडेन का जो बैकग्राउंड है इंडिया के साथ, उसके बारे में अगर देखा जाए तो जब बराक ओबामा जब मेन थे, ठीक है, हेड थे एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, प्रेसिडेंट थे, तो उस टाइम पे जो था जो बिडेन थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वो वाइस प्रेसिडेंट थे, और उस टाइम पे उन्होंने जो है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की थी इंडिया के साथ, ठीक है। बिडेन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल बोथ एज अ चेयरमैन ऑफ अ सीनेट Foreign Relation Committee and later as a Vice President in symmetrical deepening strategic engagement with India, ठीक है। वो फॉरेन रिलेशन के जो है चेयरमैन भी हो चुके हैं और उसके साथ साथ वो वाइस प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। उस टाइम पे उन्होंने एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रैटेजिक जो है एंगेजमेंट रखी थी इंडिया के साथ, ठीक है। 2006 में क्या हुआ था, 3 ईयर बिफोर व्हेन ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, बिडेन अनाउंस हिज विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ अ यूएस इंडिया रिलेशन, ठीक है। जब वाइस प्रेसिडेंट बनाए थे वो, तो उस टाइम पे उन्होंने यूएस इंडिया रिलेशन के बारे में एक विजन उन्होंने बोला था, ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया था। वो क्या था, माई ड्रीम इज दैट इन 2020 द टू क्लोजेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड विल बी इंडिया एंड द यूएस, ठीक है। उन्होंने ऐसा बोला था कि सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट जो नेशन रहेंगे वर्ल्ड में 2020 में वो यूएस और इंडिया ही रहेंगे। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यूएस के अभी जो न्यू प्रेसिडेंट है उनका जो एक रिलेशन है, ठीक है, इंडिया के साइड में उनका जो है एक हमेशा ही एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे काफ़ी सारे और पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि व्हाट वाज जॉन बिडेन contribution ड्यूरिंग द टर्म ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट इन द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अभी ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे जॉन बिडेन जब वाइस प्रेसिडेंट थे तो क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो सबसे पहला है कि यूएस ऑफिशियली डिक्लेयर इट्स सपोर्ट फॉर अ इंडियन मेंबरशिप इन द रिफॉर्म्ड एंड एक्सपांडेड
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक्सटेंड हो गए और इसके साथ साथ यूएस ने जो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया इट्स सपोर्ट फॉर द इंडियन मेंबरशिप, ठीक है, इंडिया की मेंबरशिप के लिए, ठीक है, जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उसके साथ साथ इंडिया वॉज डिक्लेयर एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर, ठीक है, मेजर डिफेंस पार्टनर का भी जो एक स्टेटस है वो अप्रूव हो गया था जब वाइस प्रेसिडेंट थे बिडेन, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो है मेजर डिफेंस पार्टनर का जो टैग है उनको मिला, जिसके वजह से मतलब हमें जो मिला इंडिया वालों को, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इट मेड इक easier to share advanced and critical technology to India and to strengthen the defense ties. And this was crucial since it was the first time that the country has given the status outside the US traditional alliance system, ठीक है। तो ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था उस टाइम पे कि यूएस ने अपनी ट्रेडिशनल जो अलायंस सिस्टम है उसको छोड़ते हुए दूसरे किसी कंट्री को ऐसा एक मेजर स्टेटस दिया था, दैट इज ऑफ अ मेजर डिफेंस पार्टनर, ठीक है। उसके साथ साथ 2016 में क्या हुआ था, दोनों कंट्रीज़ ने, ठीक है, लीमो दैट इज साइन किया था, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट साइन किया था, एंड द फर्स्ट ऑफ द 3 फाउंडेशनल पैक्ट फॉर द डीपर मिलिट्री कॉपरेशन एंड कॉपरेशन विद द फाइट टेररिज्म वॉज ऑल्सो बीन स्ट्रेंथन। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने उनका जो रिलेशन था इंडिया के साथ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब देखते हैं हाउ अ बिडेन प्रेसिडेंसी में अफेक्ट इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर में जो बिडेन की प्रेसिडेंसी है वो किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है। तो सबसे पहला है कि ऑन ट्रेड जो काफ़ी ज़्यादा जो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, बिडेन इज़ लाइकली टू लेस ऑब्स्ट्रक्टिव दैन अ करंट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, लेस ऑब्स्ट्रक्टिव रह सकते हैं, ठीक है, बिडेन एज कम्पेयर टू द ट्रम्प, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बिडेन प्रेसिडेंसी may also see a reward push toward a rule based trading across सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, एक रूल बेस्ड जो ट्रेडिंग है वो इस्टेब्लिश हो सकती है इनकी प्रेसिडेंसी के टाइम पे, ठीक है, इंस्टेंट ऑफ अ आउटरीच एडवोकिज्म एज वॉज द केस अंडर द ट्रम्प, ठीक है। ट्रम्प के केस में हम जैसे बोल सकते थे कि एडवोकिज्म मतलब क्या होता है, यूज़ ऑफ अ एडॉक मेजर, ठीक है, दैट इज़ अ टेम्परेरी मेजर, ठीक है, रेदर देन अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और अ प्लान टू डील विद द इशू, ठीक है। एक जो बोल सकते हैं जो ट्रम्प की जो एक फिलोसॉफी थी, ये ट्रम्प की जो मेन उनका जो आउटरीच था, ठीक है, उससे कुछ डिफरेंट ही रहेगा इनका, ठीक है। बिडेन का एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग रहेगी ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे देखते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट जो है दे कैन लुक एट द H1B वीज़ा इशू, ठीक है, H1B वीज़ा जो इशू है उसको भी जो है न्यू प्रेसिडेंट प्रॉपरली हैंडल करे तो कहीं ना कहीं जो है इंडिया के यूथ को बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ एक है कि इंडिया का एक्सक्लूजन जो हुआ था, ठीक है, फ्रॉम द यूएस जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है, जो यूएस की जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस था वहाँ पे इंडिया का एक्सक्लूजन किया था, ठीक है। अभी ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस क्या है, प्रिफरेंशियल टैरिफ सिस्टम है विच प्रोवाइड टैरिफ रिडक्शन ऑन वेरियस प्रोडक्ट, ठीक है। काफ़ी सेक्टर्स में जो है आपको अगर वो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस रहा तो आपको कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे कुछ रिडक्शन रह सकता है टैरिफ का, तो इसके जो लिस्ट है वहाँ, ठीक है, वहाँ से एक्सक्लूड हुआ था इंडिया, तो अभी बिडेन के जो न्यू प्रेसिडेंसी है वहाँ पे रिकन्सिडर हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक हमारे इकोनॉमी के लिए बेनिफिट ही रहेगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रिकी इशू दैट इज डाटा लोकलाइजेशन और कैपिंग प्राइस ऑफ अ मेडिसिन एंड अ मेडिकल डिवाइस have a better chance to getting toward a resolution as we move away from the radical approach of a President Trump to the pragmatism of a बिडेन प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो डाटा लोकलाइजेशन और जो मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस है, ठीक है, उनकी कैपिंग प्राइस के यहाँ पे भी कुछ ना कुछ जो है एक बेटर चांस है टू हैव अ न्यू रिवॉल्यूशन, ठीक है, सॉरी रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, फॉर द इकोनॉमी सच एज इंडिया, ठीक है, अगर यूएस और ईरान के ट्राइस अगर अच्छे होते हैं तो हमारी जो इकोनॉमी है जहाँ से हमें एक रेगुलर चीफ ऑयल जो है वो मिल सकता है, ठीक है, जो भी सैंक्शन है अगर उन्होंने लिफ्ट कर दिए यूएस ने, ठीक है, ईरान रिलेटेड, तो काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट इंडिया को भी हो पाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्या है, इफ़ it is more likely that the Biden administration will help India against China and instead of a curbing the two together, ठीक है। तो इंडिया का जो है अगेंस्ट चाइना, ठीक है,
तो उसको भी एडमिनिस्टर करने के लिए इनकी जो न्यू प्रेसिडेंसी है वो यूज़फुल हो सकती है। उसके साथ साथ जो है बिडेन हैज़ प्रॉमिस टू रिजॉइन अ पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड भी वो रिजॉइन करेंगे, ठीक है। एंड दिस मे बी हेल्प countries such as India to deal a massive challenges both technical and a financial on its front, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से जो अभी जो है यूएस बाहर गया है, ठीक है, तो अभी अगर वो रिजॉइन करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए जो है, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इन द बोथ फ्रंट, दैट इज़ द टेक्निकल एंड द फाइनेंशियल फ्रंट। एंड दस जो है प्रेसिडेंसी जो है अभी न्यू, ठीक है, यूएस के प्रेसिडेंट की, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है काफ़ी सेक्टर्स में एक बेनिफिशियरी रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हमने वो न्यूज़ कवर कर दी। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड बजटरी क्वेश्चंस, ठीक है। तो कंटेक्स्ट क्या है, इंडिया के जो डिप्लोमेट्स है विदिशा मित्रा, ठीक है, वो इलेक्ट हुए हैं यूएन की एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड बजट क्वेश्चन, ठीक है। इस कमेटी के बारे में अगर देखा जाए, एक्सपर्ट कमेटी है, 16 मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली के थ्रू 3 साल के पीरियड के लिए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अ ब्रॉड जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। द मेंबर्स सर्व इन द पर्सनल कैपेसिटी एंड नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मेंबर स्टेट्स, ठीक है। एक पर्सनल कैपेसिटी थ्रू ही वो जो है सर्व करते हैं उनकी जो पोस्ट, ठीक है, नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मेंबर स्टेट। कमेटी होल्ड करती है 3 सेशन इन अ ईयर विद अ टोटल मीटिंग टाइम बिटवीन 9 एंड 10 मंथ पर ईयर, ठीक है। ऐसी उनकी मीटिंग की जाती है। जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं ऑफ कमिटी आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ अ एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। इस तरीके से हमने ये जो कमेटी है उसके बारे में देख लिया, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो देखा जाए। टू एग्जामिन एंड द रिपोर्ट ऑन द बजट सबमिटेड बाय द सेक्रेटरी जनरल ऑफ अ जनरल असेंबली, ठीक है। जो सेक्रेटरी जनरल होता है जनरल असेंबली का, जो भी बजट सबमिट करता है, ठीक है, उनकी रिपोर्ट को एग्जामिन करना, ठीक है। उसके साथ साथ एडवाइस करना जनरल असेंबली को रिगार्डिंग कंसर्निंग एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अ बजटरी मैटर रेफर टू देम। उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ अ जनरल असेंबली, ठीक है। जो जनरल असेंबली होते हैं उनके जो बिहाफ में एग्जामिन करते हैं द एडमिनिस्ट्रेटिव बजट ऑफ अ स्पेशलाइज एजेंसी एंड द प्रपोजल फॉर द फाइनेंशियल एग्रीमेंट विथ सच एजेंसीज। एंड फोर्थ वन क्या है, टू कंसीडर द रिपोर्ट ऑफ अ जनरल असेंबली ऑन ऑडिट ऑन द ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द अकाउंट ऑफ अ यूनाइटेड नेशन एंड द स्पेशलाइज एजेंसी, ठीक है। इस तरीके से उनका कुछ फंक्शन होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं वो इलेक्ट हुई है एज अ जो है इलेक्टेड टू द यूएन एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ बजट क्वेश्चंस। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, हरियाणा टू रिजर्व 75% प्राइवेट जॉब, ठीक है। तो हरियाणा स्टेट ने रिजर्व किया है 75% प्राइवेट जॉब के लिए, ठीक है। तो हरियाणा स्टेट ने पास किया है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ लोकल कैंडिडेट बिल 2020, वो पास हो गया है। एंड दिस मेन बिल डील्स विद द वे फॉर ब्रिंगिंग अ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द लोकल इन द प्राइवेट सेक्टर। अभी की प्रोविजंस क्या क्या है बिल के, तो सबसे पहला है द सेक्टर टू बी कवर, ठीक है। कौन से सेक्टर कवर करने वाले हैं, सारे कंपनीज, सोसाइटीज, ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटीज, पार्टनरशिप फर्म्स एंड एनी पीपल पर्सन एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन्स एंड एन एंटिटी आर बिंग नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। ये सारों को कवर किया जाएगा। उसके साथ साथ एक्सक्लूजन किसका है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है जो ओन किए जाते हैं सेंटर बाय और स्टेट से, वो सब एक्सक्लूडेड है, ठीक है। पोस्ट कवर, कौन से पोस्ट कवर करने वाले हैं, पोस्ट आर वेयर द ग्रॉसली मंथली सैलरी और द वेजेस आर नॉट मोर देन ₹50,000, ठीक है। 50,000 से ज़्यादा नहीं होने वाली जो जॉब्स है वो सारे पोस्ट कवर करने वाले। एग्जाम्शन भी है इसमें, कुछ एग्जाम्शन ऐसा है कि द एम्प्लॉयर मे क्लेम एग्जाम्शन वेयर एडुकेट नंबर ऑफ अ लोकल कैंडिडेट ऑफ अ डिजायरेबल स्किल क्वालिफिकेशन और अ प्रोफेंसी आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। अगर उस टाइप के जो पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है, डिजायरेबल स्किल और क्वालिफिकेशन अवेलेबल नहीं रहा, तो वहाँ पे भी कुछ जो है जो एम्प्लॉयर है ही और शी कैन क्लेम फॉर द एग्जाम्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द एम्प्लॉयर मे बी पेनलाइज विद अ फाइन अप टू ₹5 लाख फॉर नॉट फॉलोइंग द प्रोविजनल ऑफ द एक्ट, ठीक है। अगर किसी ने जो प्रोविजन है एक्ट के फॉलो नहीं किए तो उनको 5 लाख तक जो है पेनाल्टी भी लग सकती है, ठीक है।
इस तरीके से हमने देख लिया कि इनका जो न्यू लोकल कैंडिडेट के एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बिल है उसमें कौन से प्रोविजन है। ठीक है, कंसर्न एक्सप्रेस बाय द एक्सपर्ट। ठीक है, अभी एक्सप्रेस क्या किया है, ठीक है, कुछ एक्सपर्ट्स ने कुछ कंसर्न बताए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि हरियाणा का जो बिल है, ठीक है, उन्होंने जो लोकल रिजर्वेशन दिया है, ठीक है, फॉर द प्राइवेट इन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो हमारा आर्टिकल 16 है उसको वॉयलेट करता है। ठीक है, और हरियाणा जो गवर्नमेंट है वो बोल रहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट क्लेम दैट द while the article 16 talk about the public employment, the bill only pretend to the private sector employment। ठीक है, आर्टिकल 16 तो बोलता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, पर आर्टिकल हमारा जो बिल है, ठीक है, गवर्नमेंट ने अपनी साइड रखते हुए बोला कि हमारा जो बिल है वो कहीं ना कहीं जो है प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो हमने किसी भी तरीके से आर्टिकल 16 को वॉयलेट नहीं किया है। अभी आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 16 दैट इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ अ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इक्वलिटी होती है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ अ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मेंशन है आर्टिकल 16 में, पर हम जो है प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, इसके वजह से हमने किसी भी तरीके से आर्टिकल 16 को वॉयलेट नहीं किया है। ठीक है, ऐसे उनका मानना है। अब क्या है, बिसाइड इट मे नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, किसी भी तरीके का जो एम्प्लॉयमेंट है वो किसी भी टाइप के एक इट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ एनी इंडस्ट्री। ठीक है, ऐसा भी एक जो है कंसर्न दिया है उन्होंने। देर आर अप्रेशन दैट इफ द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ अ रिजर्वेशन अदर स्टेट विल ऑल्सो डू द सेम। ठीक है, अगर हरियाणा ने दे दिया 75%, ठीक है, रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर्स में लोकल्स को, तो कहीं ना कहीं बाकी स्टेट भी ऐसा करेंगे और एक जो है कंप्लीट कैओस जो है वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है, प्रीवियसली अगर देखा जाए आंध्र प्रदेश जो है उन्होंने डिसाइड किया कि 75% वो रिजर्वेशन देंगे लोकल कैंडिडेट को। ठीक है, एंड वाइल इट वॉज चैलेंज इन द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एंड दस इट वॉज कंसिडर दैट इट मे बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, इस तरीके से ये भी जो है उनका हरियाणा का जो बिल है तो वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, मतलब अगर किसी ने चैलेंज किया, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ जो है हो सकता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जो है अगर आप लोकल्स को ही जॉब इतना सेक्टर्स के लिए दे रहे हैं, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं 75% काफ़ी ज़्यादा नंबर हो गया, तो बाकी जो है जो हरियाणा में जाके दूसरे स्टेट्स वाले जो हैं अगर वो कर रहे हैं तो उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है, इट वॉज चैलेंज इन द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, तो उसी तरीके से हरियाणा में भी कुछ चैलेंज कर सकते हैं बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं वो। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, फूड सिक्योरिटी रिलेटेड इशू रिलेटेड न्यूज़ है। न्यू यूएन अलायंस टू स्टेव ऑफ कैस्ट्रोट्रॉपिक फूड क्राइसिस। तो कंटेक्स्ट क्या है, टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ catastrophic food crisis caused by COVID-19 pandemic and the urgency to tackle it, Food and एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज़ लॉन्च अ फूड कोहिलेशन। ठीक है, तो हम जैसे जानते हैं कि कोविड-19 के पैंडेमिक के वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है फूड क्राइसिस आए थे। ठीक है, तो इसी को कंसिडर करके जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, FAO है यूनाइटेड नेशन का, उन्होंने फूड कोहिलेशन करके एक जो है स्टार्ट किया है। ठीक है, अभी क्या है इस अलायंस के बारे में अगर देखा जाए, ठीक है, ये प्रपोज की गई है बाय द इटली एंड इट इज़ लीड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड इस जो अलायंस का एम देखा जाए टू इंक्रीज द रिजिलेंस ऑफ एग्रीकल्चर फूड सिस्टम एंड टू इंश्योर अ ग्लोबल फूड एक्सेस। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के फूड सिस्टम को मतलब उसको हैंडल करना, उसके साथ साथ जो है ग्लोबल फूड एक्सिस हो, ग्लोबली फूड एक्सिस हो, इसको इंश्योर करना ही एम है इस अलायंस का। ठीक है, यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि इटली और जो नेदरलैंड है हैज़ ऑलरेडी बीइंग प्लेज्ड एंड डिलीवर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द कोहिलेशन। ठीक है, जितना भी कोहिलेशन जिन कंट्रियों ने किया है, ठीक है, उन्होंने उनमें से जो इटली और नेदरलैंड है उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है एंड दे प्लेज एंड डिलीवर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड द टेक्निकल सपोर्ट टू द कोहिलेशन। अब नेक्स्ट क्या है, द अलायंस विल वर्क एज अ नेटवर्क एंड अ मल्टी स्टेक होल्डर कोहिलेशन। ठीक है, तो नेटवर्क ऐसा वर्क करेंगे, उसके साथ साथ मल्टी स्टेक होल्डर कोहिलेशन के थ्रू जो है ये अलायंस वर्क करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, अलायंस इन्वॉल्व अ डिवोटेड ट्रस्ट फंड एंड अ वेब बेस्ड हब। ठीक है, वेब बस हब है, ठीक है, वेब थ्रू बस हब है जो अलाइव करता है पार्टिसिपेंट को टू एक्सेस अ बास्केट ऑफ अ प्रोजेक्ट फोकस इंफॉर्मेशन एंड द डाटा एज वेल एज अ फंडिंग एंड द टाइप ऑफ असिस्टेंट नीड फॉर अ मीनिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ अ
ऑन द ग्राउंड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इस तरीके से वो वर्क करेंगे। की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस अलायंस के? तो सबसे पहला है कि मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज एक्सपर्ट्स एंड इनोवेशन। नेक्स्ट क्या है? एडवोकेटिंग फॉर जॉइंट एंड कोऑर्डिनेशन कोविड-19 का रिस्पॉन्स, ठीक है, जॉइंटली करना। नेक्स्ट एक प्रमोटिंग डायलॉग्स एंड एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्ट्स अमॉन्ग द कंट्रीज, वर्किंग टुगेदर सोल्यूशन ओरिएंटेड प्लान्स एंड द प्रोग्राम, एंड एक्सपांडिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड द पार्टनरशिप फॉर द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। इस तरीके से उनका कुछ जो ऑब्जेक्टिव है वो देख ले। ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ डिस्कस करने लायक नहीं था, एक सिंपल पॉइंट्स है। ठीक है, इजीली आप पढ़ के भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, अब क्या है? व्हाट डू वी नीड सच यूनाइटेड सॉरी वाई डू वी नीड सच यूनाइटेड एफर्ट? ठीक है, ऐसे साथ में मिलके कुछ एफर्ट्स क्यों चाहिए? ठीक है, देखा जाए तो ग्लोबली फूड जो प्राइस कंटिन्यूस प्राइजेस जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं इन अक्टूबर फॉर द फिफ्थ सिग्निफिकेंट सक्सेसिव मंथ अकॉर्डिंग टू द FAO फूड प्राइस इंडेक्स। ठीक है, फूड प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि ग्लोबली जो फूड प्राइजेस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं इन अक्टूबर। ठीक है, और इवन दो द फोरकास्ट ऑफ अ फूड सीरियल्स प्रोडक्शन आर लो। ठीक है, सीरियल्स का जो प्रोडक्शन है ग्लोबली वो डिक्रीज हुआ है, एंड आउटपुट फॉर 2020 वॉज स्टिल एक्सपेक्टेड टू रीच ऑल द टाइम हाई। ठीक है, इस तरीके से और काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, ऐसा भी उन्होंने बताया है। ठीक है, कोविड-19 will add up to 132 million more people to the rank of a world undernourished in 2020। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि वर्ल्ड में, ठीक है, अंडर की जो संख्या है वो कोविड-19 के वजह से भी बढ़ सकती है। ठीक है, एंड दस इट इज़ अ ग्रेव चैलेंज दैट अ पैंडेमिक पोजेस फॉर इरेडिकेशन ऑफ अ हंगर बाय 2030। ठीक है, जो हमारा मेन मिशन है दैट इज़, ठीक है, कि 2030 तक जो है हंगर को इरेडिकेट करने का। ठीक है, इसको भी कहीं ना कहीं हार्म कर सकता है। ठीक है, इसको भी चैलेंज कर सकता है। इसलिए ऐसा जो मेज़र है, ठीक है, सबका साथ में एक जो मेज़र लिया है, ठीक है, यूनाइटेड जो मेज़र लिया है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी ठहरेगा। ठीक है, अब फैक्ट रिलेटेड टू प्रीलिम्स, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी लिस्ट ऑफ टॉप 2% साइंटिस्ट। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी उन्होंने रिसेंटली रिलीज़ की है लिस्ट, जहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है टॉप के 2% जो है ऑफ द मोस्ट सीटेड साइंटिस्ट इन द वेरियस डिसिप्लिन्स। ठीक है, काफ़ी बड़ी एक लिस्ट थी, 1 लाख से ज़्यादा पर्सन की लिस्ट थी, एग्जॉस्टिव लिस्ट बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उनमें से 1492 जो थे इंडियंस थे, दोज वेयर इन द लिस्ट, विद द मेजॉरिटी ऑफ देम वेयर फ्रॉम IITs एंड IISCs। ठीक है, और उसके जैसे काफ़ी ज़्यादा जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से वो इंडियंस है। ठीक है, इस ये जो लिस्ट थी वहाँ पे इतने जो इंडियंस थे वो काफ़ी ज़्यादा IITs IIS, ठीक है, और बाकी जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है इन द डिफरेंट फील्ड, जैसे फिजिक्स हो गया, मटेरियल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, बाकी सारे फील्ड से। ठीक है, एंड दिस आर द 2 इंडियन इन द फील्ड ऑफ इन ऑर्गेनिक एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक और न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जो प्रोफेसर गौतम देसी राजू, उनका रैंक सेकंड आया है, और CNR राव, ही हैज़ रैंक थर्ड क्लोजेस्ट टू द टॉप। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक अचीवमेंट है इंडियन साइंटिस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अटल बिमित दैट ब्रैकेट बिमित, ठीक है, इसको इसकी 2 टाइप की स्पेलिंग है। ठीक है, अटल बिमित वैकित कल्याण योजना लॉन्च की गई है एम्प्लॉयर्स स्टेट इंश्योरेंस थ्रू। ठीक है, इन 2018। एम देखा जाए इसका, इट एम टू फाइनेंशियल सपोर्ट दोज हु लॉस देयर जॉब और रिंडर जॉबलेस फॉर वॉट एवर रीज़न ड्यू टू द चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट पैटर्न। ठीक है, तो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना, ठीक है, जिनकी जो जॉबलेस हुए हैं या जिनकी जॉब लॉस्ट हुई है, ठीक है, बाय द एनी रीज़न, ठीक है, ड्यू टू चेंजेस इन द एम्प्लॉयमेंट पैटर्न। ठीक है, ये उनका एम है। ठीक है, इस स्कीम का या इस योजना का। एलिजिबिलिटी किन के लिए है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग द रिलीफ वॉज रिलैक्स इन ऑगस्ट दिस ईयर एज अंडर दिस। यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी है। द पेमेंट ऑफ अ रिलीफ हैज़ बीन इनहांस्ड टू 50% ऑफ एवरेज ऑफ अ वेजेस फ्रॉम अर्लियर 25% ऑफ एवरेज वेजेस पेएबल अप टू मैक्सिमम 90 डेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो वेजेस का भी जो है 90 डेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू, मतलब इतने टाइम तक आप अनएम्प्लॉयड थे, ठीक है, उनके लिए भी एक जो बेनिफिशरी है, ठीक है, बेनिफिट है। नेक्स्ट क्या है? इंस्टेड ऑफ रिलीफ बिकमिंग पेएबल
90 days after unemployment it shall be become due to the payment after the 30 days. And last one is the insured person should have the insured employment for a minimum period ऑफ अ 2 ईयर. ठीक है, जो भी पर्सन इंश्योर करला है, ठीक है, इंश्योरेंस पर्सन जो है उनका जो मिनिमम पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो 2 ईयर होना चाहिए बिफोर ही और हीज और हर एम्प्लॉयमेंट. एंड मतलब अनएम्प्लॉयमेंट होने के पहले इतने साल तक वो जो है 2 साल तक वो वर्क होना चाहिए उनका. ठीक है, एंड शुड हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर नॉट लेस दैन 78 डेज. ठीक है, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो 78 डेज से इतना कम नहीं होना चाहिए. ठीक है, 78 डेज से नॉट, इट शुड नॉट लेस दैन दैट. ठीक है, एंड in the contribution period immediately preceding the unemployment and minimum 78 days in one of the remaining 3 contribution period in the 2 year prior to the unemployment. ठीक है, ऐसा कुछ 3 क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर दिस इंश्योरेंस. ठीक है, sorry, for this yojana. And in this way we conclude our today's section. Have a nice day. Thank you. Please do like, comment and subscribe. Thank you.